हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला यूनिट ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक। देखो मेरे पीछे भी दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, छुपा रखा है मैंने टॉपिक। ठीक है, टॉपिक दिखेगा तुम्हें समझ में आएगा। ओ माय गुडनेस, इट इज गोइंग टू बी एन अल्टीमेट क्लास। जी हाँ, आज की क्लास है दोस्त प्रेपोजिशंस पे। प्रेपोजिशंस तुम जानते हो सबसे खतरनाक चीज अंग्रेजी में लगती है, खासतौर से उन लोगों को जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश ठीक है। तो उनको लगता है यार सब कुछ ठीक है, अगर मेरी जिंदगी में प्रेपोजिशन का सुख आ जाएगा ना, अगर प्रेपोजिशन का सुख मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो देखो प्रेपोजिशन अपने आप में दोस्त बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही वास्ट टॉपिक है। उसका रीजन ये है क्योंकि प्रेपोजिशन डिपेंड करता है मल्टीपल चीजों पे, है ना, वर्ब्स पे भी और वर्ब के ऑब्जेक्ट पे भी। याद रखना, दो चीजों पे प्रेपोजिशन डिपेंड करता है, एक वर्ब पे और एक वर्ब के ऑब्जेक्ट पे, है ना। दूसरी बात, कौन से नाउन्स यूज हुए हैं ये भी मैटर करते हैं। इसलिए प्रेपोजिशन एक बहुत ही टिपिकल टॉपिक है और इसे आप तीन तरीके से सीख सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आपकी रीडिंग इतनी जबरदस्त हो कि आपको पता हो। जैसे भाई अगर मैं तुमसे पूछूं, एक सिंपल सा सेंटेंस लिख के पूछता हूं, हम्म, हम्म, अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछ लूं, ही इज सफरिंग डैश फीवर, है ना। और एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं, ही इज सिक डैश फीवर। ठीक है, और ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे यहां तक सारा सेंटेंस ठीक, ये ही इज सिक, ही इज सिक, है ना। यहाँ पे वाइफ आ गई, यहाँ पे फीवर आ गया, यहाँ पे इतना सेम है, सफरिंग मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट बदल गया। तो यहाँ पे देखो, इसमें तो गली का बच्चा बच्चा जानता है, तो बचपन से लेके 55 तक क्या लिखते आए हो, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मानते हो या नहीं मानते हो, बार बार कहते आए हो या नहीं कहते आए हो, सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखते आते हो। अब जैसी, इसलिए सबने इसका आंसर सही सोचा होगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब कहानी आती है यहाँ, यहाँ कुछ लोगों का और यहाँ कुछ लोगों का गलत हो जाएगा। जब आप कहोगे ही सिक, तो आपको कहना पड़ेगा ही सिक विद फीवर। ठीक है, बुखार के साथ पीड़ित नहीं है, वो बुखार से पीड़ित है, इसका यही मतलब है। पर आप सिक के साथ विद लगाते हैं अगर आप सफरिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सफरिंग करेंगे तो फ्रॉम लगेगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये बताने के लिए कि प्रेपोजिशन इसलिए डिफिकल्ट होते हैं कि मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज होती हैं। अगला क्या है, शी इज, ओके, ही इज सिक डैश हिज वाइफ, तो ही इज सिक ऑफ हिज वाइफ। ही इज सिक ऑफ हिज वाइफ का मतलब क्या है, यहाँ पे सिक का मतलब है टायर्ड, बीवी से तंग आ चुका है, थक चुका है। ही इज टायर्ड ऑफ हिज वाइफ, घर में घुसता है, कलेश मचा देती है, समझ लो वही इसकी बीवी है। तो बड़ा सिंपल है भाई, तुमने क्या याद रखा, तुम्हें ये बस ये बात याद रखनी है कि जो प्रेपोजिशन है एक मजेदार चीज है, जिसके मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो हम सीखेंगे यहाँ पे। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं प्रेपोजिशन में जो फिक्स हैं और जिन पे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि एक दो तीन चार और पांच क्लास में भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो और क्योंकि इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये वो वाली बात है, जैसे मैं तुम्हें क्रिकेट के बारे में सब कुछ आज बता दूं, तुम खेलना थोड़ी सीख जाओगे दोस्त। जितना खेलोगे उतना सीखोगे, इट्स वेरी सिंपल। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हम प्रेपोजिशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन निकाले हैं जो रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं सारे कॉम्पैरेटिव एग्जाम्स में। तो इस सेशन को मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आत्मा तृप्त होगी और आपको समझ में आ जाएगा। जितना मैं इसमें करा रहा हूं, अगर उतना भी बढ़िया से करके जाओगे, मेरा वादा है क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें प्रेपोजिशंस पे। ठीक है, हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1। दिमाग लगाओ और जल्दी से आंसर बताओ। बहुत तेज, 10 सेकंड का टाइम दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है तो तुम उससे ज्यादा भी ले सकते हो, पर 10 सेकंड का तो दूंगा। 10 सेकंड का एक पॉज लेंगे हर क्वेश्चन के साथ। अब देखो, कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम प्रेपोजिशन लगाए पड़े होते हैं और वहां प्रेपोजिशन आनी नहीं है। अब बच्चे ने इस क्वेश्चन को देखा होगा, बहुत सारे ने सोचा होगा भाई एक ही प्रेपोजिशन लगी है, इनटू, है ना, तो इसी के साथ कुछ खेल होगा। इनटू की जगह इन कर दूं, कुछ और कर दूं, नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है। कितनी सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ आपको प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना ही नहीं है, खास तौर से कब, जब सेंटेंस हो जाए एक्टिव वॉइस में। तो आपने कहा द पुलिस, पुलिस के साथ हैव बिल्कुल सही है। जिसको समझ में नहीं आया, नाउंस वाली क्लास देखिए, बहुत गहराई से पढ़ा है। सो द पुलिस हैव इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, सीधे इनटू नहीं आएगा। और ऐसी यही वर्ब नहीं है, और भी बहुत सारी वर्ब है, जैसे द टीचर
emphasized on the main points। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया। अब बच्चे को लगा रहा है एम्फेसाइज के साथ ऑन ही आता है, नहीं भाई नहीं आता है। ठीक है, एम्फेसाइज भी एक ऐसी ही वर्ब है जिसके साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता, खास तौर से जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो। ठीक है, या फिर द टाइगर अटैक्ड ऑन द डियर। ठीक है, तो ये भी गलत है भाई, द टाइगर अटैक्ड दी बियर ही होगा, ऑन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगेन आई रिपीट देयर आर सर्टेन वर्ब्स जिनके साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल एक्टिव वॉइस में नहीं होगा। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सर मुझे कैसे पता चलेंगे, आप तो टीचर हो, आपको तो पता है, मुझे कैसे पता चलेंगे। तो दोस्त मैं तुम्हारे लिए एक लिस्ट लेके आया हूँ, क्वेश्चन तुम्हारे पास जो मोस्ट प्रोबेबली फंसेगा यहीं से फंसेगा, ये लो नोट तो कर सकते हो। अब तो पता चल गया तुम्हें क्या कह रहा है, ये वाली वर्ब्स है ना, ये ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, कंट्रोल, इन्वेस्टिगेट, देखो आगे इस पे एग्जांपल दिया था मैंने, ऑर्डर, अकंपनी, वायलेट, कंसीडर, ज्वाइन, एंटर, रेजिस्ट, स्ट्रेस, एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना किसी चीज पे, है ना। एश्यू का मतलब क्या होता है, एश्यू का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज से बचाना, एश्यू का मतलब होता है एब्सटेन। एब्सटेन क्या होता है दोस्त, अपने आप को बुरी आदत से, बुरी संगत से, किसी भी चीज से बचाने को हम क्या बोलते हैं, एब्सटेन। ठीक है, इसके बाद रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक बढ़ाना, मॉक मींस टू मेक फन। ठीक है, रीच, इन्वेड, इन्वेड का मतलब भी अटैक होता है, जो घुसपैठ वाला अटैक होता है ना, किसी के घर में घुसपैठ वाला जो अटैक होता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेड। रिजेंबल का मतलब होता है सिमिलैरिटी, जैसे मैं कहूं, हाँ ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था रिजेंबल पे, ही रिजेंबल्स टू हिज मदर, क्या मतलब हुआ, वो अपनी माँ की तरह दिखता है। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, बच्चे को समझ में नहीं आया क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बड़ा सिंपल है, टू निकाल लो। ठीक है, सो ही रिजेंबल्स हिज मदर, बस बड़ी सीधी सी बात है। तो ये क्या कह रहा है, ये ऐसी डिस्कस, डिस्क्राइब्ड, साइन, ये सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ कभी भी आपको प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव में हो जाएगा यूज। अकंपनी से एक एग्जाम्पल और देता हूँ, और एक एग्जाम्पल एश्यू से दे देता हूँ, क्योंकि ये तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक है, इसलिए बाकी सारे वर्ड्स का मीनिंग तुम जानते ही होगे। वॉयलेट का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक करना, रूल को ब्रेक करना या तोड़ देना, इज टू वॉयलेट। ठीक है, तो मैं आपको अकंपनी और एश्यू से और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे he accompanied with his boss and started the journey। कंपनी का मतलब क्या होता है, देखो कंपनी का मतलब होता है, कंपनी का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना यार तुम्हारी कंपनी मुझे अच्छी नहीं लगती, आई डोंट लाइक योर कंपनी। कंपनी का मतलब होता है साथ, तो कंपनी का मतलब क्या होता है, उसी का वर्ब बना दिया, साथ में जाना। तो ही अकम्पनीड, वो गया, विद लगाने की जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा। ही अकम्पनीड हिज बॉस, उसने अपने बॉस को कंपनी दी, एंड स्टार्टेड द जर्नी, और जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, ये मतलब होगा इसका। एश्यू का मतलब होता है बचाना, जैसे तो मैं कह सकता हूं I eschew drinking। जब ये क्वेश्चन एश्यू के साथ आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एश्यू के साथ लगा हुआ दिखेगा फ्रॉम, बट याद रखिए ये गलत होगा। आई एश्यू ड्रिंकिंग, मैं दारू से अपने आप को दूर रखता हूं, शराब वराब नहीं पीता।
तो बड़ा सिंपल है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। इस पे क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। ये है आपका हेडिंग, आप डालेंगे ओमिशन ऑफ, OMISSION, ओमिशन। ओमिशन का क्या मतलब होता है कि कहां पे प्रेपोजिशन नहीं आना। तो इसका मतलब, इस चैप्टर को, मतलब इस कॉन्सेप्ट को बोल रहा हूं मैं क्या, कि ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। तो मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको कि कहां कहां प्रेपोजिशन नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज आपने क्या जानी दोस्त, कि इन सारे केसेस में, जैसे यहां नहीं आया, जैसे यहां नहीं आया, जैसे यहां नहीं आया, मल्टीपल एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन फंसता है ना। यहां नहीं आया, यहां नहीं आया, इसी तरीके से इन सारे वर्ड्स में भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे एक्टिव वॉइस में। अब चलते हैं दोस्त मेरे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन है सच्चा चीता और बताता है इसका आंसर। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, 10 सेकेंड्स फॉर यू। ऑन द नेक्स्ट डे वी शैल मूव। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया उन वर्ड्स के साथ ऐसे कुछ वर्ड्स और हैं, ये जैसे दी नेक्स्ट डे, ठीक है, इनके साथ भी ऑन का इस्तेमाल या किसी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, हम सीधे देखो इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे ऐसे लिख देता, वी शैल मूव इनटू द सिटी ऑफ गोल्ड, है ना, ऑन द नेक्स्ट डे, ऑन द नेक्स्ट डे। तो होता क्या है कि आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मुद्दे की बात यह है कि इसके साथ ऑन नहीं आएगा, ना ही यहां पर आएगा और ना ही इसे जब बाद में लिखेंगे तो आएगा। तो याद रखिए जितने भी वर्ड होते हैं, तो नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे, लास्ट डे, प्रीवियस ईयर, मतलब कहने का मतलब है कोई नाउन दे रखा होता है और उससे पहले कोई एडजेक्टिव दे रखा होता है ना, एडजेक्टिव ऑफ टाइम दे रखा होता है, तो प्रेपोजिशन नहीं आता। ये वर्ड कौन से वाले हैं, एक बार मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए, इन्हीं में से फंसेगा जो फंसेगा। तो नेक्स्ट डे से पहले नहीं आएगा, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, दिस इवनिंग, यस्टरडे मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, दिस इवनिंग, आफ्टरनून। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मॉर्निंग के साथ नहीं आएगा, जैसे द क्लास इज इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सही बात है, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में, ठीक है। शी केम एट नाइट, याद रखिए भाई नाइट के साथ एट का इस्तेमाल होता है, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है, मॉर्निंग के साथ इन और नाइट के साथ एट, ठीक है। ही लेफ्ट इन द नून, वो दोपहर में निकल गया, या ही लेफ्ट इन द मॉर्निंग भी कह सकते हो, या फिर इन द इवनिंग भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉर्निंग, इवनिंग, नून के साथ इस्तेमाल करोगे किसका, इनका। नाइट के साथ याद रखो इस्तेमाल करोगे एट का। ये थोड़ी सी फिक्स प्रेपोजिशन होती है जो तुम्हें याद रखनी है, लेकिन ये वाले वर्ब्स अगर आपको दिख जाए, ये वाले वर्ड्स अगर आपको दिख जाए, तो आपको याद रखना है कि इसके साथ कभी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल मेरे दोस्त नहीं करना है ना। तो एक एग्जाम्पल इनसे भी दे देता हूं, जैसे he returned home yesterday evening। क्या मतलब हुआ कि वो वापस आया, he returned home, वो घर कैसे वापस आया, yesterday evening, ठीक है। ऑन yesterday evening नहीं कह सकते, या at yesterday evening नहीं कह सकते। याद रखिए ये भी किस में आएगा, omission of preposition में। तो आपने अभी तक omission of preposition में क्या सीखा, बहुत सारे verbs ऐसे देखे जिनके साथ preposition नहीं लगेगा एक्टिव वॉइस में, बहुत सारे verbs, बहुत सारे words आपने ऐसे देखे जिनके साथ preposition नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भाई, इसमें मैंने ABCD नहीं करा है, यहाँ पे मैंने किया था इस वाले क्वेश्चन में, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, समझदार को इशारा काफी है। हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने कंटेंट दिया और यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस दिखा है, इसे गौर से देखिए और बताइए इसमें क्या गलती हुई है। जरूरी नहीं है कि गलती हो, सेंटेंस में बी करेक्ट एज वेल। 10 सेकेंड्स। देखो दोस्त, द लेडी कॉन्ग्रेचुलेटेड टू हिज सन ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। दो तरीके से आपको इसमें एरर मिले होंगे, किसी को लग रहा होगा कि ये यहाँ पे ये ऑन नहीं आना चाहिए, किसी को लग रहा होगा ये टू नहीं आना चाहिए। आओ जरा देखते हैं कहानी है क्या।
तो देखो कहानी है बड़ी सुंदर, ये ऑन तो बिल्कुल सही है। याद रखो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल होता है, जैसे शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, बिल्कुल सही है। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल सही है, बट इसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिन जो अपने साथ टी ओ टू नहीं लेती, ठीक है, ये आप आगे देखेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आप इसे कॉपी कर सकते हैं, इनसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा। क्या लिखा है, टू इज नॉट यूज व्हेन फॉलोड बाय अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। ये कुछ वर्ब्स हैं, ये मैंने वर्ब लिखे हैं, वार्न, फॉरबिड, ऑर्डर, रिमाइंड, ठीक है, ऑर्डर 2 बार हो गया, टेल, एडवाइस, आस्क, बैक, कमांड, कॉम्प्लीमेंट, वेलकम, इन्फॉर्म, थैंक, रिक्वेस्ट और एनकरेज। ये जितनी भी वर्ब्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ये वाली वर्ब कौन सी थी, कॉन्ग्रेचुलेट, इसको भी मैं इसी में लिख देता हूं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेट भी मैंने इसी में लिख दिया। और इन सब के साथ आपको याद रखना है कि हमें प्रेपोजिशन ये जो टू का इस्तेमाल किया है ये नहीं आएगा। इसे समझेंगे हम यहां से, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, आई वॉन्ट द पीपल, ठीक है, मैं वॉन्ट करता हूं लोगों को, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं आई वॉन्ट टू द पीपल, तो नहीं भाई, टू का इस्तेमाल इसके साथ नहीं होगा, ठीक है। ये सीधे वॉन्ट के बाद सीधे ऑब्जेक्ट लेगा, मतलब ये वर्ब्स ऐसी हैं इनके साथ वर्ब प्लस सीधे ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, बीच में प्रेपोजिशन ये नहीं लेते। जैसे शी इन्फॉर्म्ड टू द पुलिस नहीं हो सकता, ठीक है, यहां पे ये टू नहीं आएगा, इन सब वर्ड्स के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्या बताता है, ये बताता है डू नॉट यूज TO2 आफ्टर दीज वर्ब्स, ठीक है, इन वर्ब्स के बाद, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन को, इसीलिए यहां पे ऐसा होगा। ये क्या कह रहा है, द ओल्ड लेडी कॉन्ग्रेचुलेटेड, उसने मुबारकबाद दी अपने लड़के को। अब हिंदी में हम क्या करते हैं, लड़के को करते हैं, तो को के लिए हम टू लगाना ठीक समझते हैं। अंग्रेजी में पर ऐसा नहीं होगा दोस्त, ये टू नहीं आएगा, सीधे हिज सन ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जाम, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसमें से और किसी वर्ड जो मैं देखता हूँ टफ, मुझे कौन सा लग रहा है, आपको कौन सा टफ लगेगा, देखो फॉरबिट से दे देता हूँ, ठीक है। बाकी तो सब तुम्हारे जाने पहचाने वर्ड है, सबका मीनिंग तुम्हें पता होगा। एनकरेज का मतलब होता है मोटिवेट करना, तो फॉरबिट से मैं एक वर्ड देता हूं, जैसे मैंने कहा आई हैव फॉरबिडन माई स्टूडेंट्स फ्रॉम बाइंग एक्सपेंसिव बुक्स। तो ये क्या कह रहा है कि भाई मैंने अपने विद्यार्थियों को मना कर दिया है, फॉरबिड कर दिया है। अब एग्जाम में यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ आता है, तो याद रख लीजिए फॉरबिडन फ्रॉम नहीं हो जाएगा, फॉरबिडन माई स्टूडेंट, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में यूज हो, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। फॉरबिड का मतलब होता है मना कर देना, सेकंड फॉर्म फॉरबिड, थर्ड फॉर्म फॉरबिडन। तो तीनों के साथ, तीनों ही केस में मेरे बच्चे तुम्हें याद क्या रखना है कि टू नहीं आएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्रॉम लगा हो या टू लगा हो तो मान लेना कि ये गलत है। क्लियर है, मुझे उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मल्टीपल एग्जाम्पल, देखो कॉन्सेप्ट एक है, एग्जाम्पल मैंने 3 ये दिए और एक क्वेश्चन का 4 एग्जाम्पल दे रहा हूं, ताकि तुम कम से कम एक क्वेश्चन आए तो 4 नंबर तो कमाओ, ठीक है दोस्त। अब बढ़ते हैं आगे, और ये रहा अगला क्वेश्चन तुम्हारे प्यार में। आंसर बताओ, गहराई से देखना क्वेश्चन को, इतना कॉमन क्वेश्चन है, कितनी बार तुमने बोला होगा, कितनी बार देखा होगा, सवाल ये है सही कर पाते हुए नहीं। ऑल द बेस्ट, 10 सेकेंड्स। She has proposed him to get married to her, उसने उसे प्रपोज किया है कि मैरिज कर ले। अब देखो प्रपोज का मतलब क्या होता है, पहले प्रपोज का मतलब समझते हैं। प्रपोज का मतलब होता है किसी के आगे कुछ पेश करना, कुछ रखना। जैसे he proposed an idea,
ठीक है, या फिर she has proposed going to a movie, उसने क्या प्रपोज किया है, मूवी जाना। तो तुमने देखा प्रपोज के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्रपोज के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या मतलब हुआ, ही प्रपोज, क्या प्रपोज किया, ये चीज प्रपोज की, बात बिल्कुल सही है ना। उसने क्या ऑफर किया, मतलब ऑफर किया, पेश किया, उसने क्या पेश किया, उसने पेश किया कि भाई मूवी जाना चाहिए। बट अब जरा तुम यहाँ पे देखो, ही हैज प्रपोज हिम, उसने इसको पेश किया, मतलब किसको पेश किया, शेख वेख को बेच दिया क्या, मतलब लड़का सही नहीं था, बॉयफ्रेंड बनाया, ये तो ठीक नहीं है, तुझे बेच देती हूँ। ठीक है, लो भैया देखो, लड़का कौन खरीदेगा, यूजुअली सऊदी अरब वगैरह में या कुछ आसपास में कोई शेख होगा, तो नहीं तो कोई गिनती तो है नहीं तुम्हारी, उन्हीं लोगों ने कदर जानी है, पर जिस सेंस में जानी है भगवान ये सीन किसी को दिखाए नहीं। तो ही हैज प्रपोज्ड टू हिम हो जाएगा। तो इससे तुमने क्या सीखा, तुम सोचोगे सर टू कहाँ से लगा दिया, यार याद रखो कि अगर इसके बाद पर्सन आ जाए, अभी मैं आगे लेके जाऊंगा एकदम समझ में आ जाएगा इस पेज पे आते ही। ठीक है, ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, इसमें तुम्हें प्रपोज भी लिखा हुआ दिखेगा, ये लिखा है देखो प्रपोज, ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद, ठीक है, ये रिपोर्ट तक ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, टेक टू, अपने बाद टू लेती हैं, आफ्टर देम कब, इफ ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और अथॉरिटी, अगर इनका ऑब्जेक्ट कोई पर्सन या फिर अथॉरिटी है। आओ जरा देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पर्सन अथॉरिटी हो सकता है। हम पीछे आए और हमने पीछे आके देखा ये पर्सन है, नहीं है, अथॉरिटी है कोई, नहीं है, इसलिए टू नहीं आएगा। अथॉरिटी का मतलब हो गया संस्था, जैसे पुलिस की बात हो गई है, मैनेजमेंट की बात हो गई है, ऐसी ही हैज प्रपोज्ड गोइंग टू अ मूवी, बिल्कुल सही है भाई, है ना, गोइंग टू मूवी कोई अथॉरिटी नहीं है। बट मैं अगर बोलूंगा ही हैज प्रपोज्ड कोई पर्सन या अथॉरिटी, तो टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेम ऐसी ही कहानी चलेगी, इसमें नाम आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर यहां मार्क नहीं करोगे, यहां तक सब सही है, यहां मिसिंग है, तो आंसर मार्क करोगे बी, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना आउट ऑफ 12 किन के सबसे ज्यादा सही हुए। ठीक है दोस्त मेरे, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन क्या इन पे बन सकते हैं। जैसे एक तो मैं कह दूं, आई एक्सप्लेन हिम, इसका मतलब होगा कि मैंने इस लड़के को एक्सप्लेन किया कि ये लड़का कैसा था, है ना, इसकी शक्ल कैसी थी, कपड़े कैसे पहने थे, बाल छोटे थे, गंजा था, मोटा था, तो ये हो जाएगा आई एक्सप्लेन हिम। और अगर मैं कहूंगा आई एक्सप्लेन्ड टू हिम, तो अब मतलब बदल गया, अब इसका मतलब होगा कि मैंने इसे एक्सप्लेन किया है कुछ, वो कुछ आगे बताया जाएगा। जैसे आई एक्सप्लेन टू हिम द रीजन ऑफ हिज फेलियर, कि मैंने उसे एक्सप्लेन किया क्या, रीजन उसकी नाकामयाबी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक एक और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस वगैरह के लिए कैसे यूज करेंगे, जैसे हम कहते नहीं है, अभी सुना तुमने कहा लिसन हिम, ना ये गलत होता है, ये इस पे एरर भी कई बार आया, हमेशा बोलना लिसन टू हिम, इसको सुनो, है ना। तो लिसन हिम का मतलब हो जाएगा ये हिम कोई म्यूजिक है ऐसा कुछ है इसको सुन लो, नहीं, लिसन टू हिम का मतलब है इसकी बात सुनो, तो आप हमेशा लिसन टू हिम कहते हैं। तो अगर आपको कभी किसी को प्रपोज करना है तो भाई मेरे ऐसे कहना, हाँ आई प्रपोज्ड टू हर, ठीक है, तो टू आना चाहिए, या शी प्रपोज्ड टू मी। और अगर तुमसे कोई कह दे आई मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, आई प्रपोज यू, तो उसको बोलना तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है, जल्दी से जाओ डिफेंस वाला को सब्सक्राइब करो और टाइगर सर क्लासेस देखो, सीख जाओ, है ना। तो टू लगाना जरूरी है दोस्त। प्रपोज के बाद याद रखना, रिश्ता आए कुछ भी आए देख लेना टू लगा रहा है, नहीं टू लगा रहा है तो लड़के की अंग्रेजी ठीक है, जिंदगी तुम्हारी ठीक कर जाएगी, नहीं तो बर्बाद हो सकती है, मतलब उसकी अंग्रेजी, जिंदगी का पता नहीं मुझे। आगे देखते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया, पूरा समझ में आया होगा, जहां भी डाउट हो भाई पूछ लेना, इसलिए मैं मल्टीपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको अलग अलग वर्ब से, कोई वर्ब ऐसा भी नहीं है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता हो। एक पुलिस से एग्जाम्पल देता हूं, जैसे he described to the police the incident in brief, उसने डिस्क्राइब किया पुलिस को क्या, जो हादसा हुआ था, जो भी इंसिडेंट हुआ था, जो भी कांड हुआ था, किसमें, शॉर्ट में,
इन ब्रीफ। तो याद रखिए टू आ जाएगा डिस्क्राइब के बाद, क्योंकि आगे पर्सन नहीं तो क्या हुआ, अथॉरिटी है। पुलिस एक अथॉरिटी होती है ना, तो पुलिस है, मैनेजमेंट है, ऐसा कुछ भी है तो वो अथॉरिटी है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आया, कॉन्सेप्ट आपको एकदम समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये रहा आपके प्यार में अगला क्वेश्चन, और ये बहुत मजेदार है। इससे पहले मैं छुपा लेता हूँ इसको, मैं ऐसे नहीं देखने दूंगा। ओह माय गॉड, मैं तो छुपा ही नहीं पा रहा, इतना मस्त कंटेंट है। देखो भाई, अब यहाँ पे ना एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसके लिए मैं तुम्हें फिर से 10 सेकंड देता हूँ। वीडियो को रोक देना, जब मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद इसे भरना शुरू करना। इसमें हुआ क्या है, मैं तुम्हें एक चमत्कारी चीज से कुछ सिखाना चाहता हूँ। चमत्कारी क्या मतलब, मजा आएगा। ऐसे समझ लो, यहाँ तक देखो सेंटेंस बिल्कुल सही है, सब सेम है। यहाँ मैंने चीजें बदल दी, और यहाँ चीजें बदलने से क्या होगा, तुम गहराई से देख पाओगे प्रेपोजिशन तो बहुत सारे बदल गए। ये क्या हो गया, ये तो कमाल हो गया। ठीक है, तो अलग अलग प्रेपोजिशंस भी आ सकते हैं और एक जैसे प्रेपोजिशंस भी आ सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है सिर्फ 2 ही प्रेपोजिशन हो जो सब में भरे जाएं, ये भी हो सकता है कि सिर्फ 3 ही प्रेपोजिशन हो जो सब में भरे जाएं, ये भी हो सकता है सब में अलग अलग प्रेपोजिशन आए। तो ये आपको पहले खुद भरना है ना। नहीं भर पाओगे, टाइगर जिंदा है, 10 सेकंड बाद इसके आंसर बताऊंगा, और यहां से तुम ये बात स्थापित करके जाओगे कि प्रेपोजिशन रट के नहीं सीखे जाएंगे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगी। ऑल द बेस्ट, यू हैव 10 सेकंड्स फॉर इट। जब ये क्लास शुरू हुई थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि न्यूमरस पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, एक वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगने की। तो मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आपको दिखाई हैं ताकि आपको एक बात स्थापित हो जाए दिमाग में कि प्रेपोजिशन के एज सच कोई रूल्स नहीं होते हैं, और जो रूल्स होते हैं वो भी ब्रेकेबल होते हैं और फ्रेजाइल होते हैं, मतलब इजिली ब्रेकेबल होते हैं। तो इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इसे प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, आप इसे रीडिंग से सीख सकते हैं, और रट के सीखना बहुत मुश्किल है। लोग रट के भी सीखते हैं पर बहुत मुश्किल है। तो आइए जरा देखते हैं, ही डाइड डैश कॉलरा, क्या भरा होगा अलग अलग। किसी ने फ्रॉम भरा होगा, एक तो यार लाइव, हाँ लाइव के बारे में एक बात बता दूं, मैं आ रहा हूँ लाइव मंडे को। और मंडे को लाइव क्यों लगा रहा हूँ, मतलब मंडे का मतलब क्या होगा, शायद 1 तारीख या 1 और 31 में से जो भी मंडे होगा ना, ऐसे समझ लो कि मैं उसी को आ रहा हूँ तुम्हारे लिए क्लास लेके। इस क्लास का टाइमिंग तुम्हें पता चल जाएगा, और क्लास क्या है, जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है उसका कंप्लीट रिवीजन होगा। मैराथन क्लास होगी, आप मेरे साथ 1.5 से 2 घंटे भी रह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। तो कंटेंट उसका अभी ऑन द वे है, मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो मैंने सारे चैप्टर इंक्लूड कर दिए हैं, तो जितना तुमने अब तक पढ़ा सबका रिवीजन हो जाएगा, खास तौर से जो टफ टॉपिक्स हैं जिनके रिवीजन की ज्यादा जरूरत है। तो ये भर भर के मैं आपको देने वाला हूँ। छाती चौड़ी कर लेना, कमर कस लेना। ठीक है, कंटेंट आपको मिलेगा मंडे को, और सारे बच्चे, जितना बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, लाइव आ जाना, मजा आ जाएगा, बात करेंगे, मैं ना मजे लेंगे और पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे मॉक टेस्ट शुरू होने। चलो भाई, तो ही डाइड ऑफ कॉलरा। ऑफ क्यों, जब भी बात आ जाएगी किसी डिसीज की, है ना, डिसीज की बात आ गई है ना, ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है, या ही डाइड ऑफ कोई भी, ही डाइड ऑफ कैंसर, किसी भी डिसीज की बात आ जाएगी तो डिसीज के केस में ओ एफ ऑफ का इस्तेमाल करोगे। ओह, पेन बहुत हल्का रह गया। ठीक है, तो इसे डार्क कर देते हैं। क्या बताया मैंने, डाइड ऑफ का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डिसीज है। डिसीज जैसे मलेरिया, जैसे कॉलरा, जैसे कैंसर, इन सब के साथ आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये डिसीज है। अगला देखते हैं। अच्छा, ये भी मुझे बताना कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये। तो आपको ये भी बताना है कि इसमें 8 और 8 किसने स्कोर किए। वैसे मुझे नहीं लगता तुम में से किसी ने भी 8 और 8 स्कोर किए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी का 6 7 भी स्कोर आया है तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगला क्या, ही डाइड डैश हिज बूट्स ऑन। अब देखो ये क्या है, ये दोस्त मेरे एक इडियम है, इसमें कुछ जुगाड़ नहीं हो सकती, ये आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। ही डाइड विद हिज बूट्स ऑन होता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, ही डाइड वो कब मरा, जब उसके जूते खोलने का भी टाइम नहीं मिला, है ना। जूते, ही डाइड्स विद हिज बूट्स ऑन, मतलब बूट्स ऑन का मतलब है वो जूते पहने हुआ था, जूते पहने पहने मरा। ये क्या बात हुई भाई, जूते कब पहनते हो, मैं भी अभी जूते पहना हुआ हूँ। क्यों पहना हुआ हूँ जूते, बिकॉज आई एम एट वर्क, मैं काम कर रहा हूँ। तो वो काम करते करते मरा, रिटायरमेंट से पहले मर गया। देखो हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमारे यहाँ तुम देखोगे
आदमी बड़ा बूढ़ा हो गया और मेट्रो में जा रहा है, ठीक है, तब भी काम कर रहा है। तुमने देखा होगा बूढ़े बूढ़े अंकल दुकान पे बैठ रहे हैं दिन दिन भर ना। अंग्रेज ऐसा नहीं, अंग्रेज दे प्लान दे रिटायरमेंट। उनको लगता है भाई 40 साल की उम्र तक काम कर लिया मैंने, अब मुझसे काम के लिए नहीं कहते ना, अब मेरा रिटायरमेंट टाइम है, अब मैं अपनी मतलब जो भी मेरी बिलवड है, जो भी मुझे करना है अब मैं वो करूंगा, उसके साथ घूमूंगा, ठीक है। तो उनका 40 45 के बाद रिटायरमेंट शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ 40 साल में तो आगे आदमी सेटल होता है, ठीक है, तो रिटायरमेंट कभी हो ही नहीं पाता है बेसिकली। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, ही डाइड विद हिज बूट्स ऑन का मतलब है कि उसे ही डाइड बिफोर रिटायरमेंट। मतलब ऐसे समझ लो जैसे हमारे यहाँ गंगा जाना है ना, जैसे कहते हैं ना कि हज करना या फिर किसी पिलग्रिमेज पे जाना बड़ा अच्छा माना जाता है। हाँ भाई देखो इन्होंने तो गंगा नहा लिए, अब ये मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। द सेम इज विद ब्रिटिश। उनको क्या होता है, उनको लगता है रिटायरमेंट तो वो रिटायरमेंट से पहले मर गया, तो ये तो स्ट्रगल करते करते मर गया, इसने मजे लिए नहीं। सबसे रंगीन उनका बुढ़ापा होता है दोस्त, ठीक है, तुम जानते नहीं हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुश हो जाते होगे ना ऐसी बातों से, तो मैं समझता हूँ सब तुम्हारी भावनाएं। हाँ, ही डाइड डैश इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन क्या है, ठीक है, अब इन्फेक्शन कोई डिसीज तो होती नहीं है ना। अब मान लीजिए आपको इन्फेक्शन दे दिया, या फिर मान लो वुंड्स, है ना, घाव से मर गया, इन्फेक्शन से मर गया। वुंड्स क्या होते हैं, घाव। तो ही डाइड फ्रॉम का इस्तेमाल। फ्रॉम क्या बता रहा है दोस्त मेरे, फ्रॉम बता रहा है रीजन। तो जब कोई रीजन होगा, डेथ का रीजन था, तो जब कोई क्या होगा, रीजन होगा, तो रीजन के सेंस में आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए जब आपने वुंड्स कहा तो आपने फ्रॉम का इस्तेमाल किया, जब आप इन्फेक्शन कहेंगे आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। और रीजन तो पॉवर्टी भी हो सकती है, गरीबी भी। गरीबी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, गरीबी से कोई असर, यार गरीबी से मर गया, तो गरीबी का मतलब नहीं गरीबी चढ़ गई उसकी, गरीबी ने गला घोट दिया उसका, गरीबी ने उसका खून खराब कर दिया, इन्फेक्शन हो गया, किडनी फेल हो गई गरीबी से, नहीं। गरीबी का मतलब है कंडीशन है, रीजन है, खाने को नहीं मिला, इतनी ज्यादा टेंशन थी ना, नौकरी थी नहीं, तो दैट इज कॉल्ड। तो यहां पे भी आप क्या भरेंगे, ही डाइड फ्रॉम पॉवर्टी। ही डाइड फ्रॉम, तुम कह सकते हो कोई भी बुरी कंडीशन की बात हो रही है, ही डाइड फ्रॉम हंगर, समझ रहे हो, तो ये बीमारी तो नहीं है। तो ही डाइड फ्रॉम हंगर, ही डाइड फ्रॉम पॉवर्टी। याद रखिए ये दोनों ही केसेस में क्या बता रहा है दोस्त, रीजन बता रहा है। तो जब भी आप रीजन बताएंगे तो आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आप रीजन यहाँ पे भी तो बता रहे हैं, ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। अब जैसी, तो ये भी तो क्या ही है मेरे दोस्त, ये भी तो रीजन ही है। अब सवाल ये है, सर मैंने तो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट भी देखा है ना, इन एन एक्सीडेंट देखा है मैंने, वो होता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ये भी होता है, क्या, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका जो रीजन है मरने का वो एक्सीडेंट नहीं है। दो चीजें हैं इसमें, एक तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक एक्सीडेंट हुआ जैसे प्लेन क्रैश हुआ, या फिर ट्रेन पटरी से उतर गई और इसमें कोई मर गया, या फिर एक कार एक्सीडेंट हुआ और इसमें ये मर गया, तो ये क्या हो जाएगा, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। और भी बहुत सारे लोग मरे थे, आगजनी हो गई थी, अर्थक्वेक आया था, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। बट अगर यही जा रहा है और ये अकेला था, बाइक पे था, किसी ने इसको मार दिया, कोई एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट इसकी मौत का कारण बन गया, तो क्या हो जाएगा दोस्त, तब आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वैसे दोनों ही सही है, इन भी और फ्रॉम भी। मैंने ये स्लाइट डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया। अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाए तो याद रखिएगा फ्रॉम बेटर है, ठीक है। ऑप्शन में दोनों मिल जाए तो फ्रॉम बेटर है, नहीं तो इन भी लगा के काम चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ही डाइड। अब यहां आप भरेंगे, ही डाइड इन हार्नेस। यहां पे आप क्या यूज करेंगे, यहां पे आप यूज करेंगे दोस्त इन। अब सवाल ये, सर इन क्यों यूज करा रहे हो यहाँ पे, हार्नेस का क्या मतलब होता है, हार्नेस का क्या मतलब होता है। घोड़ा देखा होगा तुमने, घोड़े की जो लगाम होती है जिससे उसे हम कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्नेस। तो हार्नेस का क्या मतलब होता है, बेसिकली कंट्रोल। कि जब वो मरा ना तो उसकी हालत बड़ी खराब थी, मतलब खराब हालत का मतलब है कि कैसे बताऊं, किसी ने उसे ओवर पावर कर रखा था, कोई इसका इस्तेमाल कर रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। ही डाइड इन हार्नेस, मतलब सुकून की डेथ नहीं मरा, सडनली मरा। ही डाइड है ना, ही डाइड इन हार्नेस मतलब ऐसे मरा कि उसको पता नहीं चला, ही डाइड इन हार्नेस, एकदम से मर गया।
ना, तो सुकून की मौत नहीं मरा। सडन डेथ के लिए भी यूज होता है। इनके सडन डेथ अच्छी नहीं मारी जाती, ठीक है। तो ही डाइड इन हार्नेस मींस ही डाइड इन सडन डेथ, एकदम से इसकी अचानक से मौत हो गई, ठीक है। अब ये अगला बार है, ये जो बताएगा ये एकदम सच्चा चीता कराएगा। लेट्स सी ये कौन बता पाता है। दिस वन, ही डाइड डैश अब्यूज। ऐसा होता है कि कोई गाली देने से मर जाए। तो देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इमोशनल चीजों से अगर आदमी कोई मर जाए, अब देखो कोई, अब तुमने देखा होगा दोस्तों में आपस में कितनी गाली गलौज चलती है, कुछ भी बोलते हो सह लेते हो, कोई दूसरा बोल दे, है ना, पुलिस वाला गाली दे दे, सह लेते हो, है ना। तो मतलब इट्स लाइक कि ये एक इमोशन है गाली देना। तो एब्यूज या फिर किसी को निग्लेक्ट कर दिया। अब निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, इग्नोर मार दिया तुमने, है ना। मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और आज किसी और के साथ घूम रही है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं दे रही। हाँ, इससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे ही डाइड थ्रू निग्लेक्ट, या ही डाइड थ्रू अब्यूज, ही डाइड थ्रू इंसल्ट। ये इस तरीके से यूज होगा। तो इंसल्ट के साथ, निग्लेक्ट के साथ, अब्यूज के साथ आप थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने मूवीज देखी होंगी, हिंदी मूवीज, है ना। लड़की को प्यार हो गया, लड़की बहुत अमीर है, लड़का एकदम कतई गरीब है, रामू काका का लड़का है, ठीक है। लड़की सेठ साहब की लड़की है, और आज क्या हुआ है, लड़की का नाम है पूजा। लड़की को प्यार हो गया, लड़की, और एक दिन अंकल उठे, मतलब अंकल, अमीर वाले अंकल उठे, तो एक नौकरानी भागी भागी आई कि साहब साहब साहब, ये सीन तुमने पक्का देखा होगा बहुत सारी हिंदी मूवीज में। साहब साहब साहब, पिटिया, पूजा बिटिया अपने कमरे में नहीं है, और पूजा बिटिया के कमरे से मिला है ये लेटर। लेटर में लिखा है, मेरे प्रिय पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पहले ही चूना लगा दिया इसने कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं हरिया से भी बहुत प्यार करती हूँ, और हमारा प्यार जात पात ऊंच नीच इन सब में नहीं मानता है। तो पापा, आप हमारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं तो जा रही हूँ हरिया के साथ, ठीक है। और आपकी दौलत आपको मुबारक हो, आपकी बहुत याद आएगी, पर हरिया बहुत प्यारा है, तो मैं जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, आपकी प्यारी पूजा। समझ गए। और भाई पूजा ने ये निकला, और जब अंकल ने लेटर देखा ना, तुमने देखा होगा, एक झटका लगा अंकल को, हार्ट अटैक आया और वहीं खत्म। इससे कहते हैं ही डाइड थ्रू निग्लेक्ट। पूजा बिटिया को बचपन से पाला, हरिया ने पता नहीं क्या चीज दिखा दी, बाप को भूल गई, तो यही तो हो गया क्या, ही डाइड थ्रू निग्लेक्ट। तो पापा को ये लगेगा ना, ऐसी क्या चीज थी हरिया के पास जो हरिया ने इसको दिखा दी, हरिया के पीछे पीछे चली गई, ठीक है। मेरे पास ऐसा क्या नहीं था, क्या नहीं दे पाया। द सेम इज विद इंसल्ट, है ना। तुमने देखा होगा मूवीज में वो कहते तुम बाप नहीं तुम पाप हो, तुम बाप नहीं तुम पाप हो, पता चला अगले दिन ही पापा मर गए। तो ये क्या था, ही डाइड थ्रू इंसल्ट। एब्यूज के केसेस भी मतलब मूवीज में तो सब मिल ही जाता है, ठीक है। मूवीज का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, अब ये तुम कभी जीवन में भूलोगे नहीं कि इस केस में थ्रू आएगा, है ना। थोड़ा टिपिकल था, सिखाने का ये तरीका है। देखो, ही डाइड आ बेगर। अब यहां पे भाई साहब नो प्रेपोजिशन, यहां पे नो प्रेपोजिशन क्यों आया दोस्त, यहां पे नो प्रेपोजिशन क्यों आया, क्योंकि ये कह रहा है ही डाइड आ बेगर, जब वह मरा तो वो भिखारी था। अब यहां पे तुम बेगर की जगह कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ही डाइड अ फेलन। फेलन कौन होता है, क्रिमिनल, मतलब जब वह मरा तो वो क्रिमिनल था। ही डाइड अ किंग भी कह सकते हो, जब मैं मरा तो वह राजा था। ही डाइड एन ऑफिसर भी कह सकते हो, जब वह मरा तो वो एक ऑफिसर था, ठीक है दोस्त। तो ये इस तरीके से यूज होता है। तो जब आप किसी का सीधे यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल कर देते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल लगा के कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। ही डाइड अ बेगर, सिंपल, ही डाइड अ फेलन अ किंग। तो यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, नो प्रेपोजिशन, और बाकी सब में मैंने प्रेपोजिशन भर दिए। उम्मीद है इस पेज से आपको भर भर के सीखने को मिला होगा, ठीक है। और अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रेपोजिशन का। अगर नोट करते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे तो जान लीजिए कामयाबी चूमेगी तुम्हारे क्या कदम। तो लेट्स मूव फर्दर और कामयाबी को चुमवाते हैं कदम। अगले क्वेश्चन का बताते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। ऑल द बेस्ट। देखो, जो मेन कॉन्सेप्ट थे जहां से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, प्रेपोजिशन के रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं तुम्हें दे चुका हूं। अब यहां से ये फिक्स प्रेपोजिशन है जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस है, बार बार आते हैं। ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये पता नहीं होते, इसलिए बार बार पूछे भी जाते हैं। बड़ा कॉमन सा है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, हम सब बार बार बोलते हैं। याद रखो ये गलत होता है। व्हाट इज द टाइम अकॉर्डिंग टू योर वॉच, ये थोड़ा ठीक है।
पर बेस्ट क्या है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। बाय का मतलब होता है बेसिकली अकॉर्डिंग टू, मीनिंग यही देता है। पर अगर एग्जाम में आपको दोनों मिल जाए तो मेरा बच्चा याद रखिए बाय बेटर होगा। अगर बाय है ही नहीं तो आप क्या करेंगे, तो आप अकॉर्डिंग टू से काम चला सकते हैं। बट व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है, ये बात याद रखना। और अगर आज के बाद कोई तुमसे बोल देना कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तो घड़ी यूं ही मुंह पे मार देना और बता देना क्लास देख लो भाई, क्लास देख लो, ठीक है, अंग्रेजी सीख लो, बर्बाद ना करो। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे प्यार में, आंसर बताइए बहुत तेज चीते के फुर्ते के साथ। एक और क्वेश्चन आपके प्यार में आ गया है और ये किस पे है, एट एनी कॉस्ट शी विल गेट डैश द ट्रूथ। ये भी एक फिक्स प्रपोजिशन है। मैंने एक मॉक टेस्ट आपको सोल्यूशन दिया है मॉक टेस्ट का, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, इसी तरह का था, वो प्रीवियस ईयर में आया था। तो एट एनी कॉस्ट शी विल गेट एट द ट्रूथ, एट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एट द ट्रूथ। एट का मतलब होता है कि किसी जगह पे पहुंचना, एट बेसिकली पोजीशन बताता है तुम्हारी, ठीक है, याद रखिए। जैसे मैं ये बोल दूं, he lives in, I live in Delhi at केशवपुरम, ठीक है दोस्त। तो आप समझने की कोशिश करो, एक जगह तो लोकेशन के लिए मैंने इन लिखा, एक जगह लोकेशन के लिए मैंने एट लिखा। तो याद रखो बड़ी सीधी सी बात है, जब गली मोहल्लों की बात होगी, है ना, आपने बात कर दी किसकी, एरिया की बात कर दी, आपने बात कर दी टाउन की, ठीक है, या आपने बात कर दी सिटी की, तो इन सब के साथ आप एट का इस्तेमाल ही करते हैं। जैसे मैं कहूं शी लिव्स एट गुड़गांव या गुरुग्राम, ठीक है, शी लिव्स एट गुरुग्राम, तो यहां पे आपने एट का इस्तेमाल करा, गुड़गांव चाहे कितना भी बड़ा है आप यही बोलेंगे। बट अगर वो सिटी कैपिटल सिटी है, अगर सिटी कौन सी वाली है, कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी का मतलब है जैसे लखनऊ है, जैसे चंडीगढ़ है, या फिर वो है यूनियन टेरिटरी, अगर वो यूनियन टेरिटरी है, जैसे भाई आपके पास दिल्ली है एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, या फिर पुदुचेरी है यूनियन टेरिटरी है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आई लिव इन दिल्ली। तो छोटे छोटे कस्बों के लिए, छोटे छोटे शहरों के लिए एट, गली मोहल्लों के लिए एट, शहरों के लिए कौन से, मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए या फिर कैपिटल सिटीज के लिए आप क्या यूज करेंगे, यूनियन टेरिटरीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, है ना, मेट्रो सिटीज, यूनियन टेरिटरीज या फिर कैपिटल सिटीज के लिए आप यूज करेंगे इन, ये बात याद रखिएगा। और अगर कोई कह रहा है विलेज, तो याद रखिए विलेज के लिए भी आप इन, ठीक है, ही वॉज इन मादीपुर विलेज। तो आपको क्या याद रखना है कि ये मैं आपको एरिया के सेंस में, डिस्टेंस के सेंस में बताया, इन और एट का यूसेज बड़ा सिंपल है। सिटीज, टाउन्स, इन सब के साथ एट, छोटे छोटे मोहल्लों के साथ एट, गांव के साथ इन, मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ इन, कंट्री के साथ इन, जितनी बड़ी जगहें हैं कैपिटल सिटी, इन सब के साथ इन, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पर ये गेट एट द रूट ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, फिक्स प्रेपोजिशन है। तो सारे याद नहीं करने, कुछ याद करने हैं, कुछ समझने हैं, जैसे मैथ्स में होता है। तो ये गलत, ये सही, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। उम्मीद है क्वेश्चन आपको एकदम गहराई से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। ऑल द बेस्ट। देयर वॉज अ ह्यूज स्नेक डैश द रॉक। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आदमी सोचता है क्या लगाऊं यार, है ना। बिलो, अब देखो इन सब में डिफरेंस समझो, जो बिलो होता है ना ये सिर्फ लेवल बताता है, क्या बताता है, लेवल। जैसे जैसे द रिवर वॉज फ्लोइंग बिलो द
डेंजर मार्क। क्या मतलब हुआ कि जो रिवर है वो फ्लो कर रही है कहां, डेंजर मार्क से नीचे, है ना। लेवल पड़ा होता है ना बिलो द डेंजर मार्क, या फिर बिलो की जगह ऊपर बताना चाहते हो तो अबव यूज करते हैं। तो ये दोनों सिनोनिम एंटोनिम है, ठीक है। बिलो का मतलब होता है ऊपर नीचे वाला लेवल, और अबव का मतलब होता है ऊपर वाला लेवल। जैसे तो हमेशा ये लेवल बता दे, जैसे मैंने कहा इट इज बिलो हर dignity to work as a clerk। क्या मतलब हुआ, ये उसकी डिग्निटी के खिलाफ है, इट इज बिलो हर डिग्निटी, उसकी डिग्निटी के, उसकी मान सम्मान मर्यादा के, और मतलब उसके जो क्या बोलते हैं उसके सेल्फ एस्टीम के खिलाफ है कि वो वर्क करेगी कैसे, एज अ क्लर्क, कि वो किसी बाबू की तरह काम करे, क्लर्क की तरह काम करे। तो यहाँ पे बिलो का इस्तेमाल क्यों हुआ, नीचे दिखाने के लिए। तो जब आप नीचा या ऊंचा करते हैं तो अबव। जैसे मैं कहूं, एक एग्जांपल अबव से भी दूंगा, देयर वॉज a painting above the scenery on the wall। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये कोई दीवार है ना, और दीवार पे ये लगी है सीनरी, और सीनरी के नीचे ये घड़ी लगी है, ठीक है। तो कहा जा रहा है देयर वॉज अ पेंटिंग, एक पेंटिंग थी, कहा अबव दी सीनरी ऑन द वॉल, सीनरी के ऊपर वॉल पे। तो ये क्या बता रहे हैं भाई, देयर वॉज अ सीनरी ऑन दी वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अबव का इस्तेमाल हुआ। अबव यहाँ पे भी क्या बता रहा है, ऊंचा नीचा लेवल बता रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ द क्लाउड्स आर हाई अबव इन द स्काई, बड़े ऊपर हैं क्लाउड, तो ये भी क्या बताएगा दोस्त, है ना। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर हाई अबव द वर्ल्ड सो हाई, इतना ऊपर, हाई अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो इसका क्या मतलब था, अबव मतलब ऊपर। अच्छा, अब अबव और अंडर में क्या डिफरेंस है। अबव का जो उल्टा है ना वो ओवर है। ओवर थोड़ा सा अलग होता है। ओवर का मतलब ऊंचा नहीं होता, ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, कवरिंग वाला सेंस देता है, कवर कर रहा है। जैसे मैंने कहा देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मेरे सर से ऊंचा है पंखा, मैं कहना चाह रहा हूँ वो मेरे सर के ऊपर है। ऊपर का मतलब है अगर ये मैं चलाऊंगा तो मुझे हवा आएगी, ठीक है। सो जैसे अब मैं कहूँ द बोर्ड, मान लो मैं गट्टा होता, मेरी हाइट कम होती, मेरी हाइट होती मान लो 5 फुट 2 इंच, कोई छोटा मास्टर तुम्हें पढ़ाने आता है, इतना छोटा मैं होता और मैं ऐसे पढ़ा रहा होता, तो मैं कहता कि क्या कि ये जो द बोर्ड इज वे अबव माई हाइट, मेरी हाइट से ज्यादा है ना, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू रीच। लेकिन ये ओवर नहीं हो सकता था क्योंकि मेरे ऊपर नहीं है, तो मेरे ऊपर ये छत है, तो उसके लिए मैं ओवर का इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे मैं कह सकता हूं कि द रूफ इज ओवर माई हेड, तो ये कवर भी कर रही है और मेरे सर के ऊपर भी है, तो ऊपर के लिए आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे। यही मेन डिफरेंस है ओवर और अबव में, ठीक है। और जैसे ये दोनों एंटोनिम सिनोनिम है, ऐसी ओवर का जो है वो है अंडर। अंडर का मतलब होता है कोई चीज नीचे है पर दबी हुई नहीं है, अंदर का मतलब होता है नीचे है, पर अगर तुम्हें नीचे वाली चीज निकालनी है तो वह ऐसे निकल आएगी, ऊपर वाली को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, सरफेसेस टच नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा द कैट इज अंडर द टेबल, अगर तुम्हें कैट इज अंडर द टेबल, तो मैंने क्या बोला, बिल्ली क्या है, कब बोलूंगा ऐसा, मान लो ये टेबल है ना, यहाँ बैठी है बिल्ली, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग्स, तो कोई मेरी ड्राइंग पे हंसेगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब बिल्ली देखो, ठीक है। अब मान लो ये तुम्हें बिल्ली निकालनी है, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग्स, आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर, है ना, ये बात याद रखना। अब तुम्हें बिल्ली निकालनी है, ये तुम्हारी टेबल है, टेबल पे सामान रखा है, तो तुम्हें टेबल थोड़ी हटानी है, तुम नीचे झुको, बिल्ली की पूंछ पकड़ो, पक से खींच लो बिल्ली बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर, सरफेस टच नहीं है, सरफेस सरफेस जो है वो टच नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट की सरफेस टच होगी तो वो कुछ और हो जाएगा। तो अंडर में क्या कहते हो, याद रखो, सरफेस इज नॉट टच्ड,
जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, जैसे आई वॉज स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज, मैं ब्रिज के नीचे खड़ा था, तो मेरे ऊपर से का ट्रेन गुजारनी होगी तो गुजार दो, मैं तो ब्रिज के नीचे खड़ा हूं, सरफेस मेरी टच नहीं है। जैसे आई केप्ट दी कीज अंडर द कारपेट, मैंने कारपेट के नीचे रख दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी पूरी कारपेट उखाड़ डालोगे, कमरे का सारा फर्नीचर निकाल, हाथ सरकाओ और भाई चाबी निकाल लो, इसको क्या बोलते हैं, है ना, द कीज वर केप्ट। इनका इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं कि बचपन से 55 आ जाता है और अंडर और ओवर के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आता, अंडर और बिलो के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आता, इसलिए इतने एग्जांपल्स दे रहा हूं। द कीज वर केप्ट अंडर द कारपेट, कारपेट के नीचे थी, तो ऊपर वाली चीज को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, हाथ लगाओगे निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्या है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों का मतलब सेम होता है, बिनीथ भी और अंडरनीथ भी, और अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो बिनीथ बेटर होता है ना। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है नीचे दबा हुआ है, ये अंडर से थोड़ा अलग है, अंडर में दबा हुआ नहीं है यार, अंडर में वो फ्री टू मूव है, तुम उसे निकाल सकते हो आराम से, मैंने बताया ना ऊपर वाली चीज, बिनीथ या अंडरनीथ में वो दबा हुआ है, जैसे जैसे मैंने कहा कि beneath beneath the furniture, beneath the broken furniture ना there was a piece of meat, कि भाई कोई गोश्त का टुकड़ा पड़ा था फर्नीचर के नीचे, मतलब वो दबा हुआ था। ऐसी इस वाले एग्जाम्पल पे देयर वाज अ ह्यूज स्नेक, बिनीथ ही कहेंगे आप, अंडर नहीं हो सकता। बिनीथ का मतलब क्या होगा कि बिनीथ द रॉक, रॉक हटाया, रॉक हटाया तो ये आया, यहाँ पे अंडरनीथ भी बिल्कुल सही है, बट मैंने क्या बताया दोनों एग्जाम में होंगे तो आप इसे यूज करेंगे, ये हमारा फॉर्मल है। फॉर्मल का क्या मतलब होता है कि इसे स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश और एकेडमिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, ये ना, इसको भी कर सकते हैं पर ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। दोनों में से एक करना होगा तो बिनीथ करेंगे, अगर यहाँ बिनीथ नहीं होता तो हम अंडरनीथ आंसर लगाते। तो समझ में आया, अंडर का मतलब क्या होगा कि सरफेस टच नहीं है, बिनीथ में वो दबा हुआ होगा। ठीक है, जैसे beneath the snake there was a rock। ठीक है, समझ में आया तो मुझे जरूर बताइएगा, डाउट है तो पूछिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, दिमाग लगाइए, क्वेश्चन कम है आज, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लेकर आया हूं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी काफी सारे आपको मिलेंगे, आप बेफिक्र रहिए। A peace treaty has been signed dash the G7 countries in the last summit। तो a peace treaty has been signed, अब G7 में 7 कंट्रीज आती हैं, आपने अक्सर ये पढ़ा होगा कि भाई बिटवीन का इस्तेमाल हम करते हैं टू के लिए, है ना, और जब हमारे पास मोर देन टू होते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं अमंग का, मोर देन टू के लिए। जैसे मान लो दो ही बच्चे हैं तो मैं कह रहा हूं प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग शीला एंड मुन्नी, तो शीला एंड मुन्नी दो ही हैं। अब अगर मान लो दो से ज्यादा हो गए तो मुझे कहना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन शीला, मुन्नी, चमेली एंड जलेबी। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मुझे बिटवीन नहीं है, मुझे कहना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग शीला, मुन्नी, जलेबी, वॉट एवर, चमेली, वॉट एवर। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे मोर देन टू के लिए अमंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे पीस ट्रीटी की बात हो रही, तो मैं सीधे अमंग लगा देता हूँ और यही क्वेश्चन आपका गलत हो गया। यहाँ पे आंसर आप बिटवीन लगाएंगे तो तुम कहोगे सर अभी तो बता रहे थे दो के लिए यूज होगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जब आप बात करेंगे किसी टूर्नामेंट की या बात करेंगे आप किसी अग्रीमेंट की या बात करेंगे कोई ट्रीटी साइन हुई है, कोई समझौता हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट साइन किया गया है, या कोई किसी भी तरह की कोई संधि हुई है, तो उस केस में आप बिटवीन का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूं आ टूर्नामेंट, a tournament is to be played, एक टूर्नामेंट इज टू बी प्लेड बिटवीन, किस किस के बीच में, बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान।
तो क्या कह रहा है, एक टूर्नामेंट है जो खेला जाना है किस किस के बीच में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में खेला जाना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आंसर हो जाएगा सी, बिटवीन। समझ में आया तो जरूर बताइएगा, डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ऑन बिल्कुल गलत है। और अमंग्स का इस्तेमाल आप कब करते हैं, देखिए अमंग और अमंग्स में क्या डिफरेंस है। अमंग का इस्तेमाल तो आपको अब पता ही चल गया, इन तीनों एक्सेप्शन के अलावा जब भी दो से ज्यादा मिलेंगे तो आप अमंग का इस्तेमाल करेंगे। बट अगर वॉवेल साउंड आ जाता है तो आप अमंग्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा, there is a traitor amongst us। क्या मतलब हुआ, हम सब के बीच में कोई गद्दार है। तो आप ऐसे अमंग भी यूज कर सकते हैं, पर लोग प्रेफरेबली अमंग्स का इस्तेमाल कर देते हैं अगर यहां पे कोई वॉयल साउंड होता है, जैसे अस। ठीक है दोस्त, वॉयल साउंड होगा तो आप अमंग का इस्तेमाल कर देंगे। तो ये था एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि अमंग और बिटवीन के बीच का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, फिर कहां कहां उसका एक्सेप्शन बताया मैंने आपको, और एक्सेप्शन बताने के बाद अमंग और अमंग्स के बीच का डिफरेंस भी बताया। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन एक था, एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा और बहुत कॉन्सेप्चुअल था। जिसने नोट करा है उसको मजा आएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आंसर बताइए, टेक ऑल द टाइम। नोट्स बनाएंगे प्रेपोजिशन के तो मजा आ जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको, हर क्वेश्चन पे मजा है। अब देखिए, ऐसी ये जो वर्ब्स होती है ना, अग्री, और एक इसकी बहन डिसअग्री। इसके बारे में दो बातें याद रखो। एक तो भाई, जब ये यूज होंगी पर्सन के लिए, जब ये यूज होंगी पर्सन के लिए तो अपने साथ लेंगी विद। ठीक है, और जब ये यूज होंगी किसी प्रपोजल के लिए, किसी रिक्वेस्ट के लिए, किसी पॉइंट की बात हो रही होगी, तो रिक्वेस्ट प्रपोजल रिक्वेस्ट पॉइंट की बात हो रही होगी, तो आप इसके साथ क्या यूज करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आई स्टिल डिसअग्री टू योर पॉइंट। ठीक है, अगर आप कहेंगे आई डिसअग्री विद योर पॉइंट तो ये गलत होगा। अगर मैं कहता आई डिसअग्री विद यू, विद हर, या विद हिम, कोई भी पर्सन का नाम दे देता तो ये बिल्कुल ठीक होता। तो अग्री हो या डिसअग्री हो, उसके साथ अगर आप विद का इस्तेमाल करेंगे तो आगे पर्सन का होना जरूरी है, नहीं तो आपको टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सवाल यह है सर, कभी कभी एक चीज और आती है कि आपको इसके साथ ऑन भी देखने को मिलेगा। अच्छा, जब विद आएगा, प्रपोजल रिक्वेस्ट के केस में टू का इस्तेमाल करेंगे। एक केस और है, हाँ, कि अगर पॉइंट और मैटर होगा, पॉइंट और मैटर को मैं अलग कर देता हूं, अगर पॉइंट और मैटर होगा तो आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ है कि आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ऑन है कि नहीं। अगर यहां पे ऑन होता तो याद रखिए ये बेस्ट आंसर होता। ठीक है, ये एक बार मैं रिपीट करता हूं, कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि अगर पर्सन है तो विद, कोई थिंग है तो टू। लेकिन कभी कभी पॉइंट या वो मैटर इस तरह का वर्ड यूज कर देता है, पॉइंट मैटर इशू, तीन तीन वर्ड को याद रखो, पॉइंट मैटर इशू, इस तरह की कोई बात करता है ना, ये मुद्दा नहीं बता रहा। प्रपोजल और रिक्वेस्ट के लिए तो टू आ जाएगा, ही अग्रीड टू माई प्रपोजल, ही अग्रीड टू माई रिक्वेस्ट, बट पॉइंट की बात होगी, मैटर की, इशू की बात होगी, तो यहाँ पे बेस्ट क्या रहेगा, ऑन रहेगा। ऑन यहाँ पे बेस्ट है। बट एग्जाम में ये भी हो सकता है कि आपको ऑन वाला ऑप्शन ही नहीं मिले, तब आप टू लगा के निकल जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे तीन आंसर हो सकते हैं आपके, अग्री और डिसअग्री के साथ। पहला आंसर विद, अगर आगे पर्सन लगा हो, अगर पर्सन नहीं लगा है, कोई थिंग है, रिक्वेस्ट है, प्रपोजल है, ऐसा कुछ है तो टू, और अगर मैटर पॉइंट इशू की बात है तो आप क्या यूज करेंगे, ऑन। ठीक है, डाउट आए तो जरूर पूछेगा, और अगर नहीं आए तो आप ठीक है मजे लीजिए क्वेश्चन के। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए।
देयर वर अ लॉट ऑफ बीज होवरिंग डैश द स्वीट्स एट दैट शॉप। क्या कह रहा है कि वहां पे बहुत सारी बीज थी। होवरिंग मतलब मंडरा रही थी। होवरिंग का क्या मतलब है? मंडरा रही थी। तो बहुत सारी मधुमक्खियां या मक्खियां मंडरा रही थी। कहां पे? अबव। अभी मैंने आपको बताया कि अबव लेवल बताता है। जिसने नहीं देखी है ये वाली क्लास, पीछे जाके देखोगे आत्मा तृप्त होगी। अबव बताता है ऊंचा या नीचा। तो ये इसका मतलब हो जाएगा, अगर अबव भरोगे कि जो मधुमक्खियां थी वो उससे ऊंचा भिनभिना रही थी। ऊंचा थोड़ी बोलना चाह रहे हो, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ऑन कब होता है? ऑन का मतलब होता है सरफेस टच होनी चाहिए दोस्त मेरे। जैसे मान लो ये है मेरा वॉलेट और ये है मेरा फोन, तो मैं क्या बोलूंगा? द फोन इज ऑन द वॉलेट, है ना। ऑन का मतलब होगा कि इसकी सरफेस टच है। टच नहीं होगी तो मैं नहीं बोल सकता। किसी ने मुझसे पूछा वेयर इज योर वॉलेट एंड फोन, सो मुझे कहना पड़ेगा माई वॉलेट एंड फोन इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल मैंने क्यों बोला? क्योंकि सरफेस टच है। जब आप सरफेस, जैसे कहते हैं पुट अ हैंड ऑन माई शोल्डर, है ना, मतलब अपने हाथ की जो सरफेस है वो मेरे शोल्डर पे टच करा दो। तो इसका क्या मतलब होता है? जब आप टच कराते हैं तो सरफेस टच होती है, तो आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द कीज वर लाइंग ऑन द टेबल। क्यों बोला ऐसा? ऑन सरफेस इज इन टच। सरफेस आपकी टच होगी दोनों ऑब्जेक्ट की, तो आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फॉर के मल्टीपल यूजेस होते हैं। फॉर का मतलब कभी कभी बिकॉज भी आता है। जैसे बाकी तो फॉर का यूज आपको पता ही है कि रीजन के लिए आता है। ठीक है, आई लव यू फॉर योर नेचर, मैं तुमसे प्यार करता हूं तुम्हारे नेचर के लिए। अब कभी कभी इसका मतलब बिकॉज भी आता है। ये वाला यूसेज सीख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, बाकी फॉर वाले आप बना देते हैं। तो बिकॉज जैसे मैंने कहा, हाँ, जूलियस सीजर से एग्जाम्पल देता हूं। सीजर वॉज किल्ड, सीजर को मार दिया गया था। फॉर ही वॉज एम्बिशियस, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी था। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। तो किल्ड फॉर, यहां पे फॉर का मतलब क्या है? यहां पे फॉर का मतलब है बिकॉज, कि सीजर को मारा गया है क्यों? क्योंकि वो महत्वाकांक्षी था। तो फॉर बिकॉज के लिए आता है। ओवर यहां पे सही आंसर होगा। मैंने आपको बताया था ओवर किसका सेंस देता है? कवरिंग का। जैसे पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर कंबल डाल दो। तो इसका मतलब होगा बच्चे के ऊपर। अगर तुमने यहाँ पे अबव कर दिया तो इसका मतलब होगा, मान लो बच्चा है, ये कंबल लगा दिया वहां, बच्चे से ऊंचा कंबल लगा दो। ये क्या बात हुई? तो अबव गलत हो जाएगा। बच्चे के ऑन करोगे, पुट द ब्लैंकेट ऑन द चिल्ड्रन, ऑन द चाइल्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये रहा कंबल, लाके भग से रख दो। तो जैसे बच्चा खड़ा है, तुमने उसके ऊपर सर पे रख के कंबल लग दिया, तो वो हो जाएगा क्या? ऑन। इसलिए अंग्रेजी का सही होना, प्रेपोजिशन का सही होना जरूरी है, नहीं तो कुछ का कुछ कर दोगे। ओवर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया हो तो जरूर बताइएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा। हियर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर हियर इज गोइंग टू बी डी, ओवर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसमें भी नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। डैश ऑल हर ब्यूटी एंड चार्म शी कुडंट इम्प्रेस द प्रिंस। ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके यहाँ एक एग्जाम होता है सी सेट वाला, उससे मैंने एक क्वेश्चन उठाया था, वहां पे पूछा गया है। क्या कह रहा है? डैश ऑल हर ब्यूटी एंड चार्म शी कुडंट इम्प्रेस द प्रिंस। तो अब यहाँ पे आपको क्या भरना है? एक एक करके सारे भर के चलते हैं। एक बार पीछे से शुरू करते हैं। जैसे हम पीछे से भरने गए तो हमें पहला ऑप्शन गलत दिख गया, क्योंकि मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं, और अगर जिसने अब तक नहीं सुना है अब सुन लो कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, या तो मैं लिखूंगा डिस्पाइट, या फिर मैं लिखूंगा इन स्पाइट ऑफ। तो इंस्पाइट के साथ से ऑफ कभी हटाते नहीं है, और डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी लगाते नहीं है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। इसका मतलब क्या होता है? के बावजूद। जैसे मैं कहूं डिस्पाइट
being a wrestler, he couldn't lift the weight. कह रहे कि रेसलर होने के बावजूद भी, बावजूद वाला सेंस देता है, रेसलर होने के बावजूद भी उससे वेट नहीं होता। तो डिस्पाइट यूज होता है ऑपोजिट या रिवर्स या एडवर्स कंडीशन के लिए। एक बात कही जाएगी, उसकी विपरीत कंडीशन आगे कही जाएगी कि देखो ये तो बढ़िया बात है, रेसलर था पर वेट तब भी नहीं उठा, तो डिस्पाइट ऐसे यूज होगा। अब मैं चाहूं तो इसी क्वेश्चन को इंस्पाइट से भी बना सकता हूं, पर अगर मैं इंस्पाइट लिखूंगा तो मुझे इंस्पाइट के साथ ऑफ लिखना पड़ेगा, इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ रेसलर। तो या तो ये लिख दूं या फिर ये लिख दूं, यहां से ऑफ हटा नहीं सकता, इसके साथ लगा नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत। अब जाते हैं दूसरे ऑप्शन को, सिंस ऑल हर ब्यूटी एंड चार्म। अब यहां पे सिंस अगर लगाओगे ना तो सिर्फ एक ही सेंस देगा, बिकॉज वाला। तो बिकॉज का मतलब होगा क्योंकि उसकी बहुत सारी सुंदरता और उसका बहुत सारा आकर्षण ना, डज नॉट मेक सेंस। तो ये भी सेंस नहीं दे रहा, ये मीनिंग सही नहीं दे रहा, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, विद का मतलब है विद ऑल हर ब्यूटी एंड चार्म, अपनी सारी सुंदरता और आकर्षण के साथ शी कुडंट इम्प्रेस द प्रिंस, वो इम्प्रेस नहीं कर पाई। तो ये सेंटेंस का मीनिंग, मतलब ग्रामर तो ठीक हो गई, मीनिंग अटपटा आ रहा है। ये क्या बात हुई ना, ये क्या बात हुई कि वो नहीं कर पा रही या नहीं कर, है ना। तो ये कह रहा है यहां पे अगर आप विद लगाएंगे तो यहां तक तो बात पॉजिटिव कर रहा है, आगे नेगेटिव बात कर रहा है, तो कॉन्सेप्चुअल एरर हो जाएगा। कहने का मतलब है मीनिंग सही नहीं निकलेगा सेंटेंस का, इसलिए यहां पे ये विद भी गलत हो गया। मीनिंग सही निकलना बहुत जरूरी है हर सेंटेंस का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ऑल हर ब्यूटी एंड चार्म शी कुडंट इम्प्रेस द प्रिंस। तो यहां पे ये फॉर बिल्कुल सही है। फॉर का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, समझे, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। तो खाली अगर डिस्पाइट होता तो हम वो भी लगा सकते थे, इन स्पाइट ऑफ होता तो वो भी लगा सकते थे, ऑप्शन ही सही नहीं था, इसलिए आपको फॉर लगाना पड़ेगा। यहां पे सेंटेंस का मतलब क्या है, फॉर ऑल हर ब्यूटी एंड चार्म, अपनी सारी सुंदरता और आकर्षण के बावजूद भी शी कुडंट इम्प्रेस द प्रिंस, प्रिंस नहीं पटा उससे, सखत लौटा था। समझे भाई। तो उम्मीद है इन 12 क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा प्रेपोजिशंस का। अगर आपको मजा आया और इस क्लास में आपको अच्छा लगा है तो मुझे बताइए, मैं प्रेपोजिशन के कुछ और जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेके आऊंगा। पर ये बहुत जरूरी है दोस्त कि तुम इसके नोट्स बना लो। एक और मजेदार बात मुझे आपको बतानी है, और वो मजेदार बात यह है कि मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं, वो भी लाइव। मोस्ट प्रोबेबली 1 तारीख को मैं लाइव आऊंगा। ठीक है, तैयारी रखिएगा अपनी, टाइम आपको पहले ही बता दिया जाएगा, फ्री हो जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि मैं आ रहा हूं लाइव। लाइव आने का एक रीजन है, जितना भी मैंने तुम्हें अब तक पढ़ाया है सारा पढ़ाने के बाद अब मैं तुम्हारे रूबरू होऊंगा, और एक ऐसी पीपीटी बनाई है जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपके प्यार में लगा दिए हैं। जहां पे मतलब ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं बना रहा हूं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो ये एक तरह का तुम्हारा मॉक टेस्ट भी होगा, तो तुम ये भी देख पाओगे कि इतने सारे दिन में इतना सब कुछ सीख के तुमने वाकई कितना सीखा। ठीक है, तो जो टिकेगा वो पाएगा, जो जाएगा वो पछताएगा। अभी के लिए इतना काफी है दोस्त, जाता हूं तुमसे। क्वेश्चंस लगाते रहना, डीपीपी पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और भी लगातार अपलोड होते रहे हैं। अगर आपके पास फिजिक्स वाला ऐप नहीं है तो आप वो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, इसलिए डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो कंटेंट है, उसकी प्रैक्टिस भी करना जरूरी है ना दोस्त। तो प्रैक्टिस के लिए फिजिक्स वाला ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से क्वेश्चंस लगाते रहिए। अभी के लिए इतना काफी है। लव यू ऑल, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।